नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हरियाणा में जो घटनाक्रम हुआ उस सब से आप वाकिफ हैं। 5:15 बजे के आसपास नायब सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। आज सुबह 11 बजे के आसपास मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया था। पूरा दिन जो घटनाक्रम हुआ वो उससे पत्रकार बिरादरी, हरियाणा की राजनीतिक बिरादरी, हरियाणा के आम लोग एकदम सदमे में पहुंच गए कि ये बीजेपी एकदम क्या कर रही है। तो मैं एक बार घटनाक्रम आपको बता देता हूं, फिर अपन इसका विश्लेषण भी करेंगे। बेसिकली कल रात को ही बहुत सारी हलचल हरियाणा में देखने को मिली। हरियाणा में बीजेपी ने 2 ऑब्जर्वर यहां पर नियुक्त करके भेजे थे। एक हरियाणा में आए तरुण चुग, दूसरे अर्जुन मुंडा जी, और जो विप्लव देव हैं जो हरियाणा के प्रभारी हैं त्रिपुरा से जो आते हैं, तो वो लोग यहां पर लगातार विधायकों से बात कर रहे थे और राय ले रहे थे कि किन को वो अपने नेता के तौर पर देख रहे हैं। और मनोहर लाल खट्टर से भी कल रात को बात हुई तो उनसे पूछा गया कि अगर अगले सीएम किसको वो देखना चाहते हैं, अगर बीजेपी उनकी जगह पे किसी और को सीएम बनाए तो किसको देखना चाहती है। तो उन्होंने कल रात को ही नायब सैनी के नाम को आगे बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं सीएम नहीं रहता तो मेरी जगह नायब सैनी हो सकते हैं। नायब सैनी को ये कहा जाता है कि मनोहर लाल खट्टर बिल्कुल अपना विश्वास पात्र मानते हैं और नायब सैनी भी बिल्कुल मनोहर लाल खट्टर को एक हिसाब से गुरु जैसी इज्जत देते हैं। और पिछले बार जो 2014 वाला इलेक्शन था उसमें नायब सैनी जीत के आए थे। अब की बार तो वो विधायक भी नहीं है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमें पता है कि बीजेपी ने 6 महीने पहले ही जो बदलाव किया था प्रदेश नेतृत्व में, ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष और अब नायब सैनी को बना दिया गया है हरियाणा का मुख्यमंत्री। इसको बीजेपी कह रही है कि हमने एक तीर से दो निशाने लगाए। उन्होंने कहा, बीजेपी कह रही है कि हमने किसान का बेटा सीएम बना दिया है, दूसरी ओर वो दावा कर रही है कि हमने ओबीसी से सीएम बना दिया है, ओबीसी बिरादरी से सीएम बना दिया है। तो ये 2 निशाने हैं। और तीसरा निशाना जो बीजेपी कह रही है कि ओपनली नहीं बोल रही लेकिन उसने अंदर ही अंदर अपने अंदर इंटरनल बातचीत में जो कह रही है वो कह रही है कि हमने जीटी रोड बेल्ट को दोबारा साध लिया है। तो ये 3 चीजें हैं इसमें, इसको मास्टर स्ट्रोक बता रही है। तो कल रात को ठप्पा लगा नायब सैनी के और आज सुबह ही सारा मामला शुरू हो गया। सुबह फिर आज हरियाणा के निवास, जो हरियाणा निवास है, हरियाणा भवन है, वहां पर आज मीटिंग हुई विधायकों की मीटिंग में मोस्टली विधायक तैयार थे। और लेकिन एक सवाल था कि बहुमत आप कैसे साबित करेंगे, आपके पास तो 40 विधायक हैं। और तो कहा गया कि 6 निर्दलीय विधायकों से भी हमारी बात चल रही है, वो भी हमें सपोर्ट करेंगे सदन में, और 5 जेजेपी के, जननायक जनता पार्टी के विधायक हमारे हक में आ गए हैं। जननायक जनता पार्टी ने भी आज विधायक दल की बैठक दिल्ली में बुलाई थी जहां पर सिर्फ 5 विधायक पहुंचे। 5 विधायक चंडीगढ़ में ही देखे गए जेजेपी के। तो एक हिसाब से जेजेपी को भी तोड़ लिया गया। और जेजेपी कल हमें पता है कि आने वाले दिनों में फ्लोर टेस्ट होना है और उस फ्लोर टेस्ट में बीजेपी को 46 का बहुमत का आंकड़ा साबित करना, 40 विधायक। लेकिन जजपा से जेजेपी से आज अलायंस टूट गया है। हमें पता है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी में ही जो जजपा है, जननायक जनता पार्टी है, वो 2 सीटें मांग रही थी। वो कह रही थी कि हमें आप हिसार लड़वाइए, आप हमें भिवानी लड़वाइए। ये 2 सीटें अगर आप हमें लड़वाएंगे तो ये अलायंस बरकरार रहेगा और हम हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी साथ लड़ेंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए वो 30 सीटें जेजेपी दावा कर रही थी कि 10 सीटें वो जो हमने जीत रखी हैं ऑलरेडी, और 15 सीटें वो मांग रही थी जिसपे वो दूसरे नंबर पे थे या तीसरे नंबर पे थे, और 5 सीटें वो एडिशनली क्लेम कर रहे थे अपने इलाके की, सिरसा के आसपास और जिस इलाके में उनका काम है, जींद इलाके में। तो ये मोटा मोटी बातचीत थी जेजेपी और बीजेपी की चल रही थी। बहुत सारी बैठकें हुई लेकिन बात नहीं बन पाई। बीजेपी ने फरवरी महीने में सर्वे करवाया था और उस सर्वे में निकल कर आया था कि बीजेपी हरियाणा से 6 सीटें हार रही है, सिर्फ 3 सीटें ही उनकी सेफ हैं और चौथी सीट पे 50-50 है, कुछ भी हो सकता है। तो बीजेपी को समझ में आ रहा था कि ये 6 सीटें नहीं, हम 7 सीटें हारने की कगार पर खड़े हैं। किसान आंदोलन हरियाणा पंजाब की सीमाओं पे चल रहा है। 3 बड़े वर्ग नाराज हैं हरियाणा में बीजेपी से, एक सिख, दूसरे जाट और तीसरे मुसलमान। तो उस सारी कैलकुलेशन को लगा के बीजेपी को समझ में आ रहा था कि
हमें बड़ा नुकसान हरियाणा लोकसभा चुनाव में होने वाला है। और इसी के चलते उन्होंने ये फैसला लिया कि हम सीएम बदल के देख लेते हैं। ये सीएम, हालांकि आप याद करिए साल 2022 विधानसभा चुनाव से ऐन 3 महीने पहले कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर को हटा के चरणजीत सिंह चन्नी का सिक्का उछाला था, नहीं चल पाया। तो जेजेपी और बीजेपी का जो अलायंस टूटा और 5 विधायकों का जेजेपी से साथ छूटा, वो बीजेपी की रेलगाड़ी में हुए सवार और आज फिर हरियाणा निवास स्थान पे चली विधायकों की बैठक और उसमें बीजेपी का भी कोई आदमी उस बैठक से उठकर चला गया। कौन, आपको पता है, अनिल विज। 20 मिनट पहले मीटिंग खत्म होने से एन 20 मिनट पहले वो बाहर आए और वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में सवार हुए, खुद ही ड्राइव करके वो निकल गए, सरकारी गाड़ी में नहीं बैठे वो। और उनको मनाने के लिए पीछे पीछे संजय भाटिया आए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि संजय भाटिया बड़े दिखावटी तौर पर बाहर आए थे और संजय भाटिया को भी एक पद मिलने जा रहा है, वो है प्रदेश अध्यक्ष का। उनके नाम पर मोहर लग गई है कि संजय भाटिया हो गए प्रदेश अध्यक्ष। उनको प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो हरियाणा का अरोड़ा खत्री समाज है, जिसको मूलत जो पाकिस्तान से आए जो लोग हैं उनको पंजाबी बोल देते हैं, लेकिन मूलत जो अरोड़ा खत्री समाज है उसको बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि उनकी जो गोलबंदी है वो सारी शहरी वोटों की इन अरोड़ा खत्री समाज के सर पर वो लोग करते हैं। तो ये मोटा मोटा घटनाक्रम आज दिन भर हुआ। विधायक दल की बैठक खत्म हुई, उसके बाद कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव बाहर आए और उन्होंने जो कहा, उन्होंने आते ही कहा कि हमने तो नायब सैनी को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है। वहीं से क्लियर हो गया था मैसेज। ये तकरीबन 2 बजे के आसपास का दिन का घटनाक्रम है हरियाणा भवन में। तो जैसे ही ये क्लियर हुआ कि विधायक दल का नेता नायब सैनी, तो पत्रकारों ने पूछा कि फिर शपथ समारोह कब? तो उन्होंने कहा कि शपथ समारोह होगा 5 बजे। अब हम आपसे मिलेंगे हरियाणा के राजभवन में, राज्यपाल के निवास स्थान पर, और वहां होगा शपथ समारोह नायब सैनी का, और वहां पर 5 मंत्री भी हमारे लेंगे शपथ। तो ये बात हुई और उसके बाद पत्रकारों ने राजभवन की तरफ चलना शुरू कर दिया। और इसी बीच लगातार बीजेपी के सूत्रों से फोन भी घुमाए हम लोगों ने, पूछा कि क्या कोई डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लेके आ रहे हैं, अनिल विज नाराज होकर चले गए हैं, वो उनको मनाने के लिए कोई जाएगा या नहीं जाएगा। तो कहा गया कि डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है और है भी नहीं, संशय बनाया गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से, और हमें समझ में आ गई थी कि अनिल विज नाराज होके गए हैं। इट मीन्स डिप्टी सीएम वाला जो एक पूरा क्लोजर है, वो जो एक पूरा फॉर्मेट है, उसको इन्होंने क्लोज कर दिया है और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स की ही शपथ दिलवाएंगे। अनिल विज का नाम पुश किया जा रहा था लगातार डिप्टी सीएम के लिए, लेकिन वो सीएम पर अड़े हुए थे और नाराज होकर वो चले गए। सीएम नहीं बन पाए अनिल विज, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार पिछली बार भी उन्होंने ट्राई किया, उससे पिछली बार भी वो दौड़ में थे। तो एक हिसाब से अनिल विज का जाना, फिर 5 बजे बजना और 5 बजे हम सब बैठे थे, सब जो शपथ समारोह होना था उसकी स्टेज के सामने। पत्रकार थे, हरियाणा के विधायक, मंत्री, संतरी और जो नायब सैनी के चाहने वाले राजभवन के आगे इकट्ठा होकर जय श्री राम वगैरह के नारे लगा रहे थे। और जब उनका शपथ समारोह चालू हुआ उस समय भी उन्होंने लगाए। मनोहर लाल खट्टर भी उस स्टेज पर मौजूद थे। 3 कुर्सियां लगी, एक पर मनोहर लाल खट्टर, एक बार हरियाणा के गवर्नर, एक पर नायब सैनी को बीच में बिठाया गया। और मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पर जो उनकी कुर्सी जाने का दर्द साफ झलक रहा था, इवन वो भावुक भी हुए। और शपथ लेने से पहले नायब सैनी ने डुबकी लगाई मनोहर लाल खट्टर के पैरों में, और उसके बाद वो फिर बढ़े माइक की ओर, और माइक के आगे जाकर उन्होंने उठाया पर्चा और कहा, मैं शपथ लेता हूं मुख्यमंत्री की, हरियाणा के मुख्यमंत्री की। और उसके बाद लगे नारे लगाए पब्लिक ने दबा के उनके नाम के। और फिर एक हिसाब से 5 मंत्रियों की शपथ, वही पुराने मंत्री कैबिनेट से कंवरपाल गुर्जर शपथ ले रहे हैं। और उसके बाद जो कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं उन्होंने शपथ ली, और फिर डॉक्टर बनवारी लाल ने भी शपथ ली, सारे उसमें मूलचंद शर्मा ने शपथ ली। और ये जो इस पूरे समारोह के बाद फिर चाय पानी, हम सब पत्रकार भी मंत्रियों के साथ साथ और नए मुख्यमंत्री के साथ साथ स्टेज के पीछे चाय पकौड़े खाने
चले गए और वहीं पर बात होने लगी। वहीं पर देवेंद्र बबली के ऊपर भी निगाहें थी। देवेंद्र बबली, इसमें रंजीत चौटाला ने भी शपथ ली, सॉरी मैंने उनका नाम भूल गया था। तो देवेंद्र बबली पे सबकी निगाहें थी। पत्रकारों ने बड़े चटकारे लेकर पूछा, हम पत्रकार थोड़े मजे तो लेते ही हैं, चटकारे लेकर पूछा बबली जी आप यहाँ पर जेजेपी के विधायक बन के आए हैं या बीजेपी के? वो हंसने लगे। उन्होंने कहा आप मेरे पुराने भाषण सुनते हैं, उनको सुनते हुए आपको क्या लगता है कि मैं किसकी ओर हूं? तो हमने कहा आप तो बीजेपी की ओर दिखते हैं। फिर वो हंसने लगे और फिर वो अपने चाय पीने लगे और पकौड़े खाने लगे। और इससे समझ में आया कि जेजेपी के 5 विधायक बीजेपी ने तोड़ लिए हैं। और निर्दलीय विधायकों में हमें पता है कि 6 निर्दलीय विधायक हैं, उनमें भी 5 निर्दलीय विधायक बीजेपी के पाले में एक तरफा बैठे हैं। तो ये आज का पूरा घटनाक्रम था। अब इसका विश्लेषण कि ये फिरकी क्यों ली, क्यों मनोहर लाल खट्टर की हुई विदाई और क्यों नए नवेले नायब सैनिक को मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया गया, और जो बड़े नाम थे वो कहां हुए गायब। मुझे लगता है कि जो जीटी रोड बेल्ट है, आप अंबाला से शुरू हो जाइए, जैसे ही पंजाब चंडीगढ़ से हम अंबाला में एंटर करते हैं, अंबाला लोकसभा सीट, उसका समीकरण आप देखिए, गजब का समीकरण है। उसमें जाट वोट भी हैं, सिख वोट भी हैं और यमुना नगर के इलाके में मुस्लिम गुज्जरों की भी वोट हैं। और ये तीनों का खतरनाक कॉम्बिनेशन बीजेपी को अंबाला की लोकसभा सीट हरा रहा है। अब थोड़ा सा और आगे चलिए, कुरुक्षेत्र शहर आता है। हमें पता है कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट, और वहां पर आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के इलाके में, कुरुक्षेत्र और अंबाला के इलाके में कुछ ओबीसी जातियां भी हैं, हमें पता है गुज्जर भी हैं यमुनानगर वाली बेल्ट में। और इधर अगर हम बात करें, इस इलाके में सैनी भी हैं बहुत सारे, और सैनियों की और गुज्जर भी हैं कैथल की तरफ। तो और फिर कुछ गांव यहां पर पड़ते हैं, वो पड़ते हैं रोड जाति के। तो कई किसान जातियां और भी हैं, सिख जाट और हिंदू जाटों के अलावा कई किसान जातियां हैं। उन किसान जातियों के भी वोट साधने थे और इसलिए पर्ची निकली नायब सैनी की। और नायब सैनी एक ऐसा बुद्ध मोहरा जिसके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं 2 आइडेंटिटीज, एक ओबीसी बिरादरी के नेता, दूसरा किसान का बेटा। अब किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान आंदोलन वालों से सवाल पूछा ही जा सकता है कि बताओ, अब तो बीजेपी ने किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, अब भी आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? या फिर वो ओबीसी बिरादरियों के पास जाके कह सकते हैं कि आपकी संख्या तो बहुत थोड़ी है हरियाणा में, फिर भी ये कारनामा बीजेपी कर सकती है आपकी ओबीसी बिरादरी का सीएम देने का। इससे पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था। और फिर उससे अगला शहर आता है और लोकसभा सीट भी करनाल से संजय भाटिया, और करनाल से हमें पता है कि सर्वे में भी, बीजेपी की सर्वे में भी करनाल सीट बीजेपी हार रही थी। और यहीं से इस जीटी रोड के, और फिर उससे अगली सीट सोनीपत लोकसभा जब कांग्रेस की लहर थी तभी भी बीजेपी के पाले में रहती थी, हमें पता है। फिर भी सर्वे में पाया गया कि सोनीपत सीट भी बीजेपी हार रही है। तो एक ये जो पूरा जर्नैली सड़क है जीटी रोड, जो शेरशाह सूरी ने किस जमाने में बनवाया था, उस पे बीजेपी को खतरा लगने लग गया था कि ये 4 लोकसभा की सीटें तो हवा हो गई। रोहतक की भी वो लोग हार रहे हैं, हिसार की लोकसभा सीट भी वो हार रहे हैं। उनके लिए 3 जो सेफ सीट उन्हें नजर आ रही हैं इस पूरे हरियाणा में, वो एक सीट नजर आ रही है उनको गुड़गांव की, दूसरी सीट नजर आ रही है फरीदाबाद की, और तीसरी उनको लग रहा है कि भिवानी भी उनके लिए सेफ है। लेकिन ऐसी इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। हमें पता है कि अब बीजेपी की कश्ती बहुत लेट हो चुकी है। वो जो सोच रहे हैं कि जीटी रोड बेल्ट में इन जो ये 5 सीटें पड़ती हैं, इनके डेंट को वो सेटल कर लेंगे नायब सैनी से, नहीं हो पाएगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, बल्कि नुकसान होगा बीजेपी को। क्योंकि सीएम कौन सी आइडेंटिटी सबसे ज्यादा डिमांड करती थी? वो करती थी साउथ हरियाणा की यादव बेल्ट। 16 एमएलए भेजती है, 2 लोकसभा सीटों पे इफेक्टिव है, हमें पता है। महेंद्रगढ़ भिवानी के साथ लगता है तो भिवानी सीट पे भी असर डालते हैं अगले, और गुड़गांव की सीट तो है ही, और 16 विधानसभा सीटों पे असर डालते हैं, और एक राव इंद्रजीत का नाम उछाला जाता है। और या दक्षिण हरियाणा की ख्वाहिश की
कभी हमारा भी कोई सीएम बने। तो उस ख्वाहिश के ऊपर पानी फिरा और जीटी रोड बेल्ट को साउथ हरियाणा से ज्यादा तवज्जो दी गई। तो उसका असर लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेगा, विधानसभा चुनाव में तो देखने को जरूर ही मिलेगा। जब विधायक दल की बैठक हो रही थी, हमारे पास नायब सैनी का नाम आने लग गया था, तब मैंने सोचा, और एक डिप्टी सीएम बनाने की बात होने लगी थी, तो मुझे लगा था कि किसी न किसी यादव को, एमएलए को ये डिप्टी सीएम बनाएंगे। और जैसे ही लक्ष्मण यादव बाहर आए और उन्होंने नायब सैनी का नाम लिया और कॉन्फिडेंटली बोला, तो मेरे को लगा कि कहीं ये लक्ष्मण यादव को तो डिप्टी सीएम नहीं बना रहे। हालांकि लक्ष्मण यादव वो बयान देके और पतली गली से निकल लिए। तो एक बार घुमा था, लेकिन इन्होंने, बीजेपी ने ये मौका चूक दिया। मुझे लगता है कि कोई किसी भी यादव एमएलए को अगर ये डिप्टी सीएम बना देते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते, तो उसका फायदा जरूर इनको साउथ हरियाणा में यादव बेल्ट में होने वाला था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो एक हिसाब से बीजेपी से भी यहां पर एक मिस्टेक हुई है। क्या लगता है आपको? अब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि जैसा कैप्टन अमरिंदर को बदलने के बाद, चन्नी को सीएम बनाने के बाद कांग्रेस का हाल पंजाब में हुआ था, कहीं वही हाल हरियाणा में बीजेपी का तो नहीं हो जाएगा? विपक्ष भी हमलावर रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी बयान जारी किया। दीपेंद्र हुड्डा की एक पुरानी वीडियो क्लिप, भाषण, वो वायरल होने लग गया दिसंबर 2023 में, यानी कि अभी 3 महीने पहले ही उन्होंने एक रैली में बोलते हुए कहा था कि ये गठबंधन भी टूटेगा और दुष्यंत को और अभय चौटाला को ये कांग्रेस के खिलाफ लड़ाएंगे, ताकि जाटों की वोट, किसानों की वोट और जो एंटी इनकम्पेंसी की वोट है उसके ऊपर ये सेंधमारी कर सकें। और ये लग भी रहा है, इसलिए तोड़ा गया है गठबंधन, ऐसा प्रतीत होता है। जेजेपी के हाथ में कुछ नहीं बचा है। मुझे लगता है कि उनका संगठन के बहुत सारे पदाधिकारी भी अब बीजेपी का रुख करेंगे। ये मोटा मोटा मेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है। कोई आपका सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी सवाल दिख नहीं रहे हैं, आज कोई गड़बड़ हुई, तो चलो सवाल तो आज दिख नहीं रहे हैं। तो ये मोटा मोटा है। और जो मनोहर लाल खट्टर का क्या होगा, इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए। मनोहर लाल खट्टर को जो बीजेपी है वो सेंटर में भेजने की तैयारी कर रही है, और चाहे तो उन्हें कोई बड़ी कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलेगी या फिर उनको सेंटर में बहुत बड़ा पद मिलेगा, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत विश्वास पात्र हैं और ऐसे इंसान को बीजेपी खोना नहीं चाहेगी। सिर्फ और सिर्फ उनकी जो बगावत जो बीजेपी के एमएलए में थी उनके खिलाफ, और थोड़ा जनता में, जो हरियाणा की जनता है उसमें बड़े स्तर पर उनको खटारा सरकार, खट्टर सरकार, इस किस्म की उपनाम दिए जाने लगे थे, तो ये हो गया। अब आते हैं जमुना पार का नारा देने वाले दुष्यंत चौटाला भाई पर। और भाई दुष्यंत चौटाला के 2019 के तेवर याद करिए। उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब की बार जमुना पार, चुनाव जीते, 10 सीटें आई और 10 की 10 लेकर वो एकदम हनुमान बन के बीजेपी के पाले में बैठ गए। लेकिन हमें पता है कि बीजेपी जिसके साथ अलायंस करती है उस पार्टी का वो क्या हाल करती है, इसका हम सबको पता है। शिवसेना महाराष्ट्र में उसको दो फाड़ कर दिया है। और एक मजेदार बात भी बताता हूँ, जो दुष्यंत चौटाला के परदादा थे चौधरी देवीलाल, वही बीजेपी को हरियाणा में लेके आए थे। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला का 1999 में अलायंस रहा बीजेपी का। तो एक हिसाब से चौटाला परिवार को ही कहा जाता है कि उन्होंने ही हरियाणा में बीजेपी के पैर जमवाए थे, और अब बीजेपी ने ही दुष्यंत चौटाला को जमुना पार कर दिया है। 2019 में उनका नारा था बीजेपी जमुना पार, अब की बार बीजेपी जमुना पार। और बीजेपी ने उनको 4.5 साल इस्तेमाल किया और अब उनको कर दिया है जमुना पार। तो हालांकि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बाकी की बातें हम जब लोकसभा की टिकटें बढ़ जाएंगी उस समय जरूर करेंगे। और अभी हम 1, 2, 3 इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजर बनाए रखते हैं। आप भी जुड़े रहिए, आपके जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और देखने के लिए शुक्रिया।